फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्युत विभव तथा धारिता का पार्ट सेकंड। इससे पहले फर्स्ट पार्ट लेकर आया था जिसमें हमने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन को कंप्लीट प्रैक्टिस किया था। आज हम टॉप 20 फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर से आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के। एक आएगा रिक्त स्थान का क्वेश्चन और एक 1.5 नंबर का लघुदात्मक क्वेश्चन आएगा। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है, उससे क्लियर कर सकते हो। और जो छोटे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये जो पीडीएफ जो मैंने तैयार की है बड़ी मेहनत से और आपके मोटिवेशन से, तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके साथ ही धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत द्विविभाजक पर विद्युत विभव का मान होता है। कहने का मतलब है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो निरक्षीय बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। कैसे, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, V = KP cos थीटा अपॉन R²। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो वैसे भी निरक्ष पर विभव का मान 0 होगा। इसमें 0 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए सबसे पहले। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव डैश से डैश की ओर होती है। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव केंद्र से सतह तक डैश रहता है। तो ध्यान रखना, जो विद्युत विभव है चालक गोले के वो केंद्र से लेकर और सतह तक बिल्कुल स्थिर रहता है। ध्यान रखना, चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो चालक गोले के भीतर 0 होती है, क्योंकि सतह पर आवेश होता है इसीलिए। लेकिन विभव है वो केंद्र से लेकर सतह तक क्या होता है, स्थिर होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है विद्युत क्षेत्र एक समविभव पृष्ठ के सदैव डैश होता है। तो विद्युत क्षेत्र एक समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबवत। विद्युत क्षेत्र एक समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश डैश होता है।
तो किसी संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश कितना होता है? तो नेट आवेश शून्य होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट आवेश कितना होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक डैश होता है? तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फेरड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में डैश होती है? तो क्या होती है? वृद्धि होती है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब समान आवेश होते हैं और उनके मध्य की दूरी जब घटाते हो तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और विपरीत आवेश होते हैं और उनके मध्य की दूरी को जब घटाते हो तब स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान में रखना, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि दूरी घटेगी तो वृद्धि होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वह युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो वो होता है संधारित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा संधारित्र। वह युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है संधारित्र कहलाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ये क्वेश्चन नहीं दे दिया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, याद रह जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः डैश होते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः कुचालक होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण डैश होता है? तो विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री कोण होता है। विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य डैश होता है? तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाई विद्युत आवेश के कारण अनंत पर विभव डैश होता है? तो इकाई विद्युत आवेश के कारण अनंत पर विभव शून्य होता है। क्यों होता है अनंत पर विभव शून्य? क्योंकि विभव का फॉर्मूला जानते हैं KQ/R। जब दूरी क्या है? अनंत है, तो अनंत का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है। कितने आसान तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, आप जरूर से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम का डैश कहलाता है? तो उसे कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है भौतिक राशि डैश का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है?
तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का, क्योंकि हमने पढ़ा है V बराबर होता है W/Q। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो गया विद्युत विभव। आंसर हो जाएगा विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 18 में है वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य डैश होता है। तो वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य का मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है प्राविद्युत सामर्थ्य का। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी ध्यान रख लेना, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि गोलीय खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र, तो किसी गोलीय खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। जबकि विद्युत विभव का मान हमने पढ़ा नियत रहता है, केंद्र से लेकर सतह तक नियत ही रहता है विद्युत विभव। लेकिन गोलीय खोल, चालक गोला, इनके भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 क्वेश्चन है विद्युत विभव एक डैश राशि होती है। तो विद्युत विभव कैसी राशि होती है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। ये हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए। और यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपने कंप्लीट वीडियो को देखा है, तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना कि हमने कंप्लीट वीडियो को देखा है और हमें ऐसे क्वेश्चंस की PDF और लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्माराम फिजिक्स टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें।